Hi everyone, hope you are well, doing good. मोस्ट वेलकम अगेन एंड अगेन और आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का अगेन। और हम सभी को पता है कि हमने लास्ट सेशन जो भी करा था उसमें क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कशन करा था। अभी अपन 40 से स्टार्ट करेंगे और वी विल ट्राई कि यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी सीखने को मिलेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते रहें, बिकॉज क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं उनको आप रिवीजन बना के रखें ना। जो मेरे को कराने वो मेरे माइंडसेट में है कि मेरे को कैसे कराने, लेकिन जो मैंने करा दिया उनको रिवीजन रखना तुम्हारा काम है ना। कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने करा दिया वो तुमने नहीं आता और तुम इंतजार में बैठे हो कि सर सिलेबस कब कंप्लीट करेंगे। तो ये दिमाग से निकाल देना, सिलेबस कंप्लीट करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलते हैं टॉपिक पे। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाय 10%, ए मैन कैन 1/2 मोर राइस इन रुपीज 120, है ना। तो मैन कैन बाई आएगा ये ना, तो बी वाई वाला बाई नहीं बेटा, ये बी यू वाई वाला बाई है, खरीदना। तुम खरीदते हो ना वैलेंटाइन डे पे बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, ये वही वाला बाई है। तो व्हेन द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 10%, a man can buy 1/2 kilogram more rice in 120 rupees. What is the reduced and original price of rice? चलिए कंसेप्ट समझते हैं पहले, उसके बाद अपन क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे। आप एक बात समझिए कि जब भी कोई चीज का प्राइस चेंज होता है तो हम एक बात समझेंगे कि अगर 10% प्राइस में चेंज आएगा और प्राइस का जो चेंज होता है, जैसे मान लो हमने 10% इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पे प्राइस आपका 10 से 11 हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है तो कंजप्शन अगर आप पता करेंगे इस केस में, ध्यान से समझना, तो माय डियर कंजप्शन ऑलवेज रिवर्स रेशियो में हो जाएगा। तो रेशियो 11/10 बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको जो पैसा पहले दिया जा रहा था सेम अमाउंट में शॉपिंग करनी है। अगर आपको सेम अमाउंट में शॉपिंग करनी है बेटा, ये बात ध्यान रखना, तो उस केस में आपको यहाँ पे अगर प्राइस का रेशियो पता है तो कंजप्शन उसकी अपोजिट हो जाएगा। क्यों? अगर पैसे की कीमत पहले 10 है तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी, अगर कीमत एक्स्ट्रा कर दी जाए तो क्वांटिटी कम आएगी। ये ध्यान रखना, है ना। तो प्राइस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन, है ना। ये बेसिक कंसेप्ट है। अगर प्राइस का जो रेशियो है आप उसको रिवर्स कर देंगे तो आपको कंजप्शन का मिल जाएगा। अगर कंजप्शन का रेशियो है, अगर आपको प्राइस का चाहिए तो रिवर्स करने पे प्राइस का मिल जाएगा। चलिए तो अपन क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं और ध्यान से समझना है। क्वेश्चन सेम पैटर्न की बात करता है। व्हेन द प्राइस ऑफ डिक्रीज बाय 10%, तो मैं बोलूंगा कि प्राइस की अगर बात कर रहा है तो यहां से मुझे कंजप्शन पता कर सकते हैं हम। तो कंजप्शन पता कैसे करेंगे कि पहले प्राइस का रेशियो पता कर लें। कंजप्शन, ठीक है। तो प्राइस में बोल रहा है कि पहले का 10 था प्राइस, तो 10% डिक्रीज होके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो मुझे बताओ माय डियर, अगर प्राइस का रेशियो 10:9 है तो कंजप्शन का रेशियो क्या मिलेगा मुझे? भाई कंजप्शन का रेशियो मिलेगा 9:10। क्यों मिलेगा? क्योंकि प्राइस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंजप्शन। चलिए आगे बोल रहा है ऐसा करने पर ए मैन कैन बाई 1/2 किलोग्राम मोर राइस। माय डियर वो क्वांटिटी कितनी एक्स्ट्रा बाई कर पा रहा है? 1/2 किलोग्राम। लेकिन अगर हम अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करते हैं तो हमारी वैल्यू के कंपैरिजन में कितनी पहले खरीद रहा था भाई? तो 9 यूनिट बाई कर रहा था, कंजप्शन 9 यूनिट था उसका। अब कितना है भाई? तो 10। तो कितना इंक्रीज हुआ है ऐसा करने पे? तो 1 यूनिट। हमारे अकॉर्डिंग अगर 1 यूनिट है तो उसके अकॉर्डिंग तो 1/2 किलोग्राम इंक्रीज हो रहा है। तो भाई साहब 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 किलोग्राम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताओ कि पहले कंडीशन में 9 यूनिट अगर कंजप्शन है और 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 किलोग्राम है तो कंजप्शन कितना रहा होगा? 4.5 किलोग्राम, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 यूनिट कंजप्शन है और 1 यूनिट की वैल्यू 1/2 किलोग्राम है तो यहाँ पे कंजप्शन कितना करा होगा उसने? 5 किलोग्राम। तो ये बात तो यहाँ पे वेरीफाई हो चुकी है कि पहले अगर 4.5 किलोग्राम कंजप्शन हो रहा है तो 5 किलोग्राम हो रहा है। इट मींस चेंज कितना आ रहा है? 1/2 किलोग्राम। तो ये बिल्कुल सही बात है।
लेकिन आगे बोल रहा है मोर राइस, यानी इतने ज्यादा राइस ले रहा है, शॉपिंग कितने रुपए की करेगा, 180 रुपीज। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने रुपए की शॉपिंग गिवन है यही इंपॉर्टेंट है सेल करने के लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जितने रुपए में कोई चीज एक्स्ट्रा सेल हो रही है या एक्स्ट्रा आ रही है वही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पे। तो मुझे बताओ कि अगर वो आदमी 180 रुपए लेके जाता है और 4.5 किलो कोई भी राइस लेके आता है तो पर केजी क्या प्राइस पड़ेगा। तो आप जानते हैं 180 रुपीज में आप 4.5 का डिवाइड लगाएंगे तो आप जानते हैं कि 45 से 180 चार बार कैंसिल होता है, लेकिन पॉइंट लगाए तो 40 हो जाएगा। 40 रुपीज पर केजी आपका क्या निकल के आ गया, ठीक है। तो 40 रुपीज पर केजी आपका प्राइस आ गया पहली कंडीशन, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे समझेंगे, जब वो 180 रुपए में 5 किलोग्राम लेके आ रहा है तब प्राइस कितना रहा होगा। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि 180 रुपए में अगर 5 केजी कोई सामान आ रहा है तो 5 का डिवाइड लगाओगे 36 बार जाएगा ना, तो 180 डिवाइडेड बाई 5 यू विल गेट 36 रुपीज पर केजी रेट, है ना। यहाँ पे रेट कितना आ जाएगा, 36 रुपीज पर केजी। तो आपसे दोनों रेट पूछे, सबसे पहला करा है कि रिड्यूस रेट बताना, तो रिड्यूस रेट बेटा ध्यान से समझना कितना होगा 36, उसके बाद आपको ओरिजिनल रेट बताना है तो कितना होगा 40। 36 के साथ हम 40 के साथ जाएंगे तो ऑप्शन 1 यानी ए विल बी द करेक्ट। मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर देता हूं बिकॉज आने वाले 2 3 4 5 क्वेश्चन सेम सीरीज में सेम पैटर्न पर। एक बात समझिए कि जो रेशियो आपको प्राइस का मिला है, अगर आपको कंजप्शन का रेशियो चाहिए तो आप उसका रिवर्स कर लीजिए तो प्राइस के रेशियो से आपको कंजप्शन का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ के बाद आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि कंजप्शन इतने एक्स्ट्रा हो रहा है इतना लेस हो रहा है, तो आप कंपैरिजन करिए अपने कंजप्शन के साथ कि कितनी क्वांटिटी ज्यादा आ रही है कितनी क्वांटिटी लेस आ रही है। जब आप उसका कंपैरिजन करेंगे तो दोनों यूनिट से आप क्वांटिटी निकाल लीजिए और वो आदमी आपको पैसे बताएगा क्वेश्चन में कि कितने रुपए सेल करने के लिए लेके जा रहा है, तो उसके बेस पे आप पर किलोग्राम के हिसाब से फाइनल रेट निकाल सकते हैं। दैट इज द फाइन क्वेश्चन। अब यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन क्या होंगे, सबसे पहले आपसे पूछेगा, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, ये पूछ सकता है आपसे। उसके बाद साइड में एक वैल्यू और लिखिए दैट इज, ठीक है, चेंज प्राइस। अगर वो रिड्यूस हो रहा होगा तो उसको रिड्यूस प्राइस बोल सकता है, अगर वो इंक्रीज हो रहा है चेंज में तो इंक्रीज प्राइस भी बोल सकता है। एक तो प्राइस पूछ सकता है दो बार अलग अलग तरीके से, जैसे यहाँ पे पूछा है। और क्या पूछ सकता है, तो आपसे क्वांटिटी भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है ओरिजिनल क्वांटिटी बताइए भाई, तो ओरिजिनल क्वांटिटी भी आपसे पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, है ना। और एक चीज और पूछी जा सकती है आपसे, क्या, दैट इज अब चेंज क्वांटिटी, या फिर आपसे रिड्यूस या इंक्रीज जो भी हो रहा है ना, या तो इंक्रीज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी होगा वो क्वांटिटी भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन बनेंगे, 4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सेम कंसेप्ट के साथ। तो यू हैव टू नीड अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन बाय यूजिंग स्टेप बाय स्टेप मेथड, है ना। जो स्टेप मैंने आपको बताया उसका अगर रेगुलरली अगर आप इसका यूज समझ गए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ एक बार देखिए ध्यान से, है ना। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ भी पाएंगे इस चीज को, ठीक है। जरा रुक कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है ड्यू टू 20% रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब भी कमी होती है ना, कटौती बोलते हैं इसको शुद्ध हिंदी में वैसे तो। चलो, इन दी प्राइस ऑफ राइस, क्या हुआ बेटा कि जो चावल है इसके दाम में 20% की कमी आ गई। ऐसा करने पे बोल रहा है ए मैन कैन बाई, है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, है ना, ठीक। ए मैन कैन बाई 4 किलोग्राम मोर राइस इन 640 रुपीज। ऐसा करने पे एक आदमी 640 रुपए की शॉपिंग करता था, लेकिन इस बार 640 रुपए में 4 किलोग्राम ज्यादा राइस लेके आ रहा है। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस, दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा है, पूछने के 4 ऑप्शन बन सकते थे आपसे।
एक ओरिजिनल प्राइस, एक अपडेटेड प्राइस, एक ओरिजिनल क्वांटिटी, एक अपडेटेड क्वांटिटी, एक चेंज क्वांटिटी। चलिए फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बेसब्री से इंतजार है उन लम्हों का जिनमें तुम किसी और की जगह ले पाओ। चलिए बहुत अच्छी बात है भैया, फटाफट से जवाब दे दीजिए, अच्छा लगेगा। अभी करवाइए क्वेश्चन, देखो सेम पैटर्न है, 20% रिडक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले आप प्राइस का रेशियो पता करिए। तो प्राइस, तो बेटा 20% का मतलब होता है 1/5, यू नो वेरी वेल, अभी हमने डिस्कस भी करा था पहले कई बार। पहले अगर प्राइस 5 है और रिडक्शन होके कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो अगर 5:4 है, तो भाई क्वांटिटी या कंजप्शन का रेशियो कितना बनेगा? या तो आप इसको क्वांटिटी बोल लीजिए ना, या कंजप्शन बोल लीजिए, बात एक ही है। तो इसका रेशियो बनेगा 4:5, बिकॉज मैंने बताया कि रिवर्स हो जाता है प्राइस के साथ। अब हमारी क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 यूनिट, लेकिन एग्जामिनर बोल रहा है कि वो 4 किलोग्राम यूनिट मोर राइस गेन करता है। क्या बोल रहा है, ए मैन कैन बाई 4 किलोग्राम मोर राइस, और हम कितना राइस कर पा रहे हैं एक्स्ट्रा, यहाँ पे 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर 4 किलोग्राम के बराबर है, तो 4 यूनिट कितने के बराबर होगा, 4 × 4 16 किलोग्राम हो जाएगा, कितना 16 किलोग्राम। और यहाँ पे 5 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20 किलोग्राम के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ आई। अगर आपसे वो इनिशियल क्वांटिटी पूछता तो आपका 16 किलोग्राम होती, फाइनल क्वांटिटी पूछता तो 20 किलोग्राम होती, लेकिन उसने क्वांटिटी नहीं पूछी, प्राइस पूछा है। प्राइस कौन सा पूछा है, ओरिजिनल, तो हम ओरिजिनल ही निकालेंगे। देखो, तो मुझे बताओ व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस, तो कितने रुपए की शॉपिंग करने गया था वो, 640। तो मुझे बताओ 640 में अगर वो 16 किलोग्राम कोई भी राइस लेके आ रहा है, पर यूनिट क्या चार्ज पड़ेगा पर किलोग्राम? सॉरी यार, है ना, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे, 16 चौके 64, 40 रुपए पर केजी आपका क्या आ जाएगा, राइस का प्राइस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द इनिशियल। ठीक है, अगर माय डियर मान लो आपसे पूछ लेता फाइनल प्राइस क्या बनेगा, तो आप जानते हो कि 640 रुपए की शॉपिंग होगी अभी भी, और क्वांटिटी इस बार 20 किलोग्राम आनी है। 2 से आप ब्रेक करोगे कितनी बार हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, है ना। 2 से करोगे 32 रुपए आ जाएगा पर केजी। ये कौन सी आएगी, ये आएगी फाइनल, लेकिन आपसे पूछी नहीं है फाइनल, आपसे कौन सी पूछी है, आपसे पूछिए ओरिजिनल, तो ओरिजिनल आपका आंसर पहले आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको चारों बातें बता देता हूँ, आपसे क्या क्या पूछ सकता था, आपसे इनिशियल क्वांटिटी पूछ सकता तो आंसर होता 16 किलोग्राम। अगर आपसे पूछता फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी, तो आपका आंसर होता 20 किलोग्राम। अगर आपसे उसने पूछा होता, और जो पूछा ये ओरिजिनल प्राइस, तो आपका कितना आएगा 40 किलोग्राम, सॉरी 40 रुपीज पर किलोग्राम। एंड द सेम वे आपसे अगर पूछता फाइनल प्राइस, तो होता 30 रुपीज पर किलोग्राम। दैट इज द 4 कंसेप्ट, है ना। यहाँ पे चारों कंसेप्ट तुमने डिस्कस कर लिया है जो पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रुख कर लेते हैं माय डियर, क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, है ना। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करिएगा, बिकॉज ड्यू टू इतने परसेंट रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, ए मैन कैन बाई 3 किलोग्राम मोर राइस। तो भाई साहब यहाँ पे अगर शुगर में प्राइस है तो चेंज भी राइस ही आएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो आप एक काम कर लीजिए, सबको राइस ही कर लीजिए, दैट विल बी फाइन, है ना। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर आपके 25% रिडक्शन प्राइस में हुआ है, तो इसका मतलब है, सॉरी 25 नहीं 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। अगर आपका प्राइस पहले 8 था, अब रिडक्शन के बाद 7 रह जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। तो कंजप्शन या क्वांटिटी जो भी आप बोले, उसका रेशियो आएगा 7:8। लेकिन वो बोल रहा है कि जब प्राइस में रिडक्शन हो रहा है 12.5% का, तो मैन कैन बाई 3 किलोग्राम मोर राइस इन ₹840। तो हमारा 1 यूनिट एक्स्ट्रा आ रहा है, लेकिन उसका 3 किलोग्राम आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 किलोग्राम, 7 यूनिट की वैल्यू 21 किलोग्राम हो जाएगी भैया।
7 यूनिट की वैल्यू 21 किलोग्राम और 8 या 24 होते हैं, तो 8 यूनिट की वैल्यू 24 किलोग्राम हो जाएगी। यहाँ पे क्वांटिटी निकल के आ गई, है ना? आपसे अगर पूछता है इनिशियल क्वांटिटी क्या है तो 21 किलोग्राम, फाइनल क्वांटिटी क्या है तो 24 किलोग्राम। लेकिन आपसे पूछा है ना रिड्यूस प्राइस, है ना? तो रिड्यूस प्राइस बाद वाला है, ठीक है। चलो, तो अब एक काम करते हैं, अपन डायरेक्ट रिड्यूस निकाल लेते हैं। तो पैसे की सेल कितने रुपए की करनी है, उसको 840 रुपए लेके जाना है और 24 किलोग्राम सामान लेके आना है। 840 का अगर 24 किलोग्राम आपका राइस आना है तो बेटा मुझे बता दो कि कितना पड़ेगा, है ना? तो दैट इज ए सिंपल क्वेश्चन कि आप इसको ब्रेक करेंगे 21 से, तो 21 इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 40, ठीक है। 21 चौके 84 होते हैं और 21 से इसको काट नहीं पाएंगे आप, तो दैट इज नॉट बी कैलकुलेटिव एज वेल। इसको रीचेक कर लेते हैं। चलिए, तो बोल रहा है 840 में अगर आपने कितना लाना है 24 किलोग्राम की शॉपिंग करनी है, तो 12 से आप इसको काटिए, तो 12 दूनी 24 होता है और 12 सत्ते 84 होता है, 2 से काटेंगे 30 हो जाएगा ना, 35 35 35 विल बी द करेक्ट, है ना? 70 अपॉन 2 दैट इज 35 रुपीज पर किलोग्राम। ये रिड्यूस है ना? तो यही आपका प्राइस आ जाएगा 35। अगर आपको मान लो स्टार्टिंग वाला पूछ लेता तो बताओ 840 रुपए की शॉपिंग करनी है, 21 किलोग्राम राइस लाने हैं, 21 चौके 84 होते हैं, 40 रुपए पर किलोग्राम आ जाता। लेकिन ये रिड्यूस नहीं है, ये स्टार्टिंग वाला है, ओरिजिनल प्राइस है। तो आपसे अगर रिड्यूस पूछा है तो आप 40 को क्लिक नहीं करेंगे, आप 35 को क्लिक करेंगे, दैट इज द फाइन, है ना? अब मैं मान के चलता हूँ कि आगे वाले सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर लोगे, तो इस पैटर्न के बाकी क्वेश्चन को मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है। ये 43 क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है और ये इलेक्शन का है, ठीक है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का रुख कर लेते हैं बेटा, इस बात को ध्यान से समझना। लेकिन इसको समझने से पहले अपन इलेक्शन का एक कंसेप्ट समझेंगे। देखो, आपके परसेंटेज में इलेक्शन से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड एक्चुअल में जो आपने इलेक्शन देखा होगा या आजकल चल भी रहे हैं, चेयरमैन के इलेक्शन चल रहा है अपने यूपी में, तो आपने क्या देखा होगा कि इलेक्शन में ये मैंडेटरी नहीं होता कि 2 ही लोग इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी संख्या कितनी भी हो सकती है ना? मोर देन वन तो होगा ही होगा इलेक्शन में, क्योंकि इससे कम तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं जाएगा। इसके बाद कितनी भी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन में, एग्जाम में जब भी इलेक्शन होगा तो ओनली 2% के बीच होगा, बिटवीन ओनली 2%, है ना? एग्जाम में जो इलेक्शन में क्वेश्चन आएगा वो होगा ओनली बिटवीन ओनली 2 क्वेश्चन, ओनली 2%। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है। जब इलेक्शन होता है बेटा, तो जितनी पॉपुलेशन होती है, जिस भी सिटी या शहर में कोई इलेक्शन हो रहा है, उसमें जितने लोगों का नाम होता है जो वोटिंग के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको बोलते हैं वोटर लिस्ट। क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट। अब वोटर लिस्ट का मतलब टोटल पॉपुलेशन नहीं होती है, वोटर लिस्ट का मतलब होता है कि उस किसी पर्टिकुलर सिटी में या गांव में जहां की वोटर लिस्ट आपके पास है, उसमें उन लोगों का नाम होता है जो वोट के लिए एलिजिबल होते हैं। क्या होते हैं? वोट के लिए एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने वोटिंग के लिए अप्लाई करा हुआ है, अपना उनके पास डॉक्यूमेंट है, वही लोग होते हैं। इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन कतई नहीं होती, बात ध्यान रखना। वोटर लिस्ट में केवल और केवल वही लोग होंगे जो वहां के लिए वोट के लिए एलिजिबल होते हैं, नॉट फॉर द ऑल पीपल्स ऑफ दिस सिटी और एनी टाउन और एनी विलेज, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे कि कुछ लोग जो वोटर लिस्ट में होते हैं वो आउट ऑफ लोकेशन होते हैं या कई बार वोट के लिए नहीं जाते हैं, तो इसमें से डिड नॉट वोट एक ऑप्शन आपको
लाइन मिलेगी डिड नॉट वोट। जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपसे बोलेगा कि इतने % लोगों ने डिड नॉट वोट यानी वोट नहीं दिया। तो आप एक बात समझेंगे कि जिन लोगों ने वोट दिया ही नहीं, उनका तो इलेक्शन में रोल ही खत्म हो गया। कोई रोल ही नहीं उनका इलेक्शन में, जब वोट ही डालने नहीं गया तो क्या ही आपका लिए इलेक्शन है, आपके लिए तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो वोट पड़ेंगे उनको बोलते हैं अपन पोल्ड वोट। क्या बोलते हैं? यानी जो आपका पोलिंग है, जहां पे इलेक्शन की वोटिंग होनी है, उस लोकेशन को अपन बोलते हैं पोल। तो वहां पे जो वोट डले हैं उनको अपन बोलते हैं पोल्ड वोट। अब इसमें भी कंसेप्ट ये कहता है कि जितने वोट डले हैं उनमें कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बहुत मारती होते हैं ना, पप्पू टाइप। तो उन्होंने कोई भी काम करना है तो एक बार में सही होता ही नहीं, और वोट तो एक ही बार डालने का राइट है आपके पास, दोबारा आप डाल ही नहीं पाओगे। तो वहां पे वो उनका वोट कैंसिल हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? इनवैलिड। तो जो पोल वोट है उनमें कुछ वोट आपके अगर इनवैलिड हो जाएंगे तो आपको हार जीत इनवैलिड से नहीं होगी। यानी विनिंग और लूजिंग कंडीशन आप इनवैलिड वोट के बेस पे तो बता ही नहीं सकते, बिकॉज वो वोट तो कैंसिल हो चुके हैं, वो तो काउंट ही नहीं होने विनिंग में या लूजिंग में। चलिए, इसका मतलब पोल्ड वोट से जब इनवैलिड वोट को माइनस करेंगे तो यू विल गेट वैलिड वोट। क्या होगा भाई? यू विल गेट वैलिड वोट। सबसे पहले इस पैटर्न को समझिए कि सबसे पहले इलेक्शन होगा, तो आपके डेली लाइफ में जब इलेक्शंस आप देखते हैं वहां पे कई सारे कैंडिडेट होते हैं, लेकिन एग्जाम में बिटवीन ओनली 2 पर्सन्स होगा, है ना। बिटवीन ओनली 2 पर्सन्स लिखना मैं भूल गया यहाँ पे, है ना। ठीक है, इसके बाद अगर वोटर लिस्ट की बात होगी तो उस पॉपुलेशन में जितने लोग मौजूद हैं सारे लोग वोटर लिस्ट में नहीं हो सकते। जो लोग वोट के लिए एलिजिबल होते हैं दैट इज ओनली द पर्सन कि वो वोटर लिस्ट में आएंगे। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि सारे लोगों ने वोट हर बार देना ही है। अगर कई बार सारे लोग वोट देना चाह रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अगर नहीं भी देना चाह रहे हैं तो जो लोगों ने वोट नहीं दिया उनको अपन माइनस कर लेते हैं। और जब वोटिंग लिस्ट में से जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, डिड नॉट वोट वाली कंडीशन को माइनस करते हैं, तो आप पहुंच जाते हैं पोल्ड वोट की तरफ, जो वोट डले हुए हैं। अब पोल्ड वोट में सारे वोट सही होंगे ये कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि कुछ वोट इनवैलिड होते हैं तो अपन क्या करेंगे? पोल्ड वोट से इनवैलिड वोट को माइनस कर देंगे। और जब ऐसा होगा तो जो आपको वोट मिलेंगे उसको अपन बोलेंगे वैलिड वोट। और यही वैलिड वोट वो वोट होते हैं जिसके बेस पर आप विनर डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करेंगे? विनर। कौन विनर होगा? अब ध्यान से समझिएगा कि विनर कभी भी अगर विनिंग करेगा तो यहाँ पे 2 लोग होंगे। मान लो ए विनर है और बी लूजर है, तो इन लोगों के पास 100% वोट होगा। किसका 100%? वैलिड वोट का, दोनों के पास, है ना। तो अगर एक आदमी जो विनर है इसके पास 60% वोट बोल दिया जाए तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि बी के पास 40% वोट होगा। और वो 40% है किसका? वैलिड वोट का। बिकॉज हार जीत तो वैलिड वोट से होनी है, ऊपर वाले प्रोसेस से कोई मतलब नहीं है अभी के लिए, बाद में नीड पड़ेगी इस चीज की। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज ए वेरी अमेजिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज क्योंकि आपने डेली लाइफ में जो आपका एक्सपीरियंस है इलेक्शन को लेके वो बस यही है कि आप अपने पड़ोस के युवा नेता होंगे, है ना, क्षेत्र पदाधिकारी होंगे, युवा मोर्चा संरक्षक अधिकारी होंगे, जो हिंदुस्तान के संविधान के किसी भी पद पे नहीं मिलता लेकिन वो सारे पद आपने ले रखे हैं ना। तो मैं मान के चलता हूं कि आपको इलेक्शन की गहरी समझ है, लेकिन यहाँ एग्जाम में वो काम नहीं आएंगे ना। अगर आप मान लो इलेक्शन का क्वेश्चन कर रहे हैं कोई परसेंटेज का और वहां आप युवा मोर्चा नेता है अपने क्षेत्र की, तो वो युवा मोर्चा आपके घर पे ही काम आएगा ना, इलेक्शन में काम नहीं आएगा, पेपर में काम नहीं आएगा। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट विनर गॉट 64% वोट एंड वन बाय मेजॉरिटी ऑफ 20 to 40 वोट्स, व्हाट इज द इनिशियल नंबर ऑफ वोटर इन वोटिंग लिस्ट। देखो यहाँ पे बाकी डेटा नहीं है, डायरेक्टली बात करी है उसने कि अगर कोई विनर है तो उसको 64 वोट मिले हैं,
तो यू नो वेरी वेल कि इलेक्शन अगर है, इलेक्शन का मतलब है कम से कम 2 आदमी और मैक्सिमम यहाँ पे 2 आदमी होंगे, तो उनमें एक विनर होगा और एक लूजर होगा। तो विनर को अगर 60% 64% वोट मिले हैं, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 36%। बिल्कुल ठीक है। अब बोल रहा है कि विनर ऐसा करने पे मेजोरिटी कितने लोगों की मेजोरिटी से जीता है? तो 2240 वोट। लेकिन परसेंटेज में कितने से जीतेगा? तो 36 से आपको 50 तक जाना है तो 14 होगा, और 50 से 64 तक फिर से 14, 28% वोटों से उसने विन किया है। लेकिन ये 28% किसके बराबर है? तो 224 के बाद एक जीरो लगा दीजिए, इसके बराबर। तो यूनिट डिजिट एक परसेंट की वैल्यू आप निकालेंगे, तो 28% 2240 के बराबर है, तो 1% निकालेंगे तो लास्ट में जीरो रहेगा यूनिट डिजिट पे। अब 20 गुना आप 7 करेंगे, ज्यादा हो जाएगा, 20 गुना 8 करेंगे, नहीं 20 गुना 10 करेंगे तो ठीक है ना? तो 200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 20 गुना आपको कितना करना पड़ेगा? दैट मीन 21 करेंगे तो भी नहीं आएगा, डिवाइड लगा लेते हैं। 28 और दूनी 56 हो जाता है आपका। 28 हम के आप जा सकते हैं 8 8 64 की तरफ, है ना? तो कितना आएगा? 8 8 64, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। बिल्कुल ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 80 के बराबर आ गई, तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, या अपन बोल सकते हैं 1% जो वोट हैं उनकी संख्या 80 वोट के बराबर है। तो आप जानते हैं किसी भी इलेक्शन में हमेशा 100% वोट होते हैं। 100% की वैल्यू 8000 के इक्वल होगी, के बराबर होगी 8000 की। ठीक है, चलिए। तो दैट इज द कैलकुलेशन फैक्टर, बिकॉज क्योंकि आपको रैंडमली 28 का टेबल याद नहीं होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस केस में भी आप जा सकते हैं आसानी से। चलिए, तो आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन और आपने ये क्वेश्चन को समझा। अगला क्वेश्चन जरा थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करेगा। चलिए, नाउ ट्राई फॉर द कंसेप्ट एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अगला, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा इस बात को, क्योंकि सारे के सारी चीजें इतनी आसान भी नहीं है अगर आप नहीं समझेंगे तो। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स got 54% total votes and won by the majority of इतने votes, and what is the total number of voters in the voting list? ध्यान से समझना, बोल रहा है कि इन द इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट वोट। 10% ने अगर वोट ही नहीं दिया, और बोल रहे हैं द वोटर द सक्सेसफुल कैंडिडेट गेट्स 54% वोट, टोटल वोट का। तो अगर 10% ने वोट नहीं दिया तो इट मींस ये किसमें शामिल होगा? डिड नॉट वोट। तो इससे तो विनिंग होगी नहीं। अब बोल रहा है कि 54% जो विनर है, ये 54% किसको मिले? विनर को। किसका? टोटल वोट का। अगर टोटल वोट का नहीं होते तो हम इस वैल्यू को ऐसे नहीं लिखते, है ना? अब टोटल कितने वोट जा चुके हैं? 64%। तो यहाँ पे लूजर को कितने मिलेंगे? 36%। ये किसको मिलेंगे? लूजर को। अब ध्यान से समझना कि वो जीतेगा कितने परसेंट वोटों से? 10% का तो लेना देना ही नहीं है, बिकॉज इनसे हार जीत हो रही नहीं। तो 36 से आप अगर 54 का रुख करेंगे तो आप 14 और 4 18% की बात करेंगे, है ना? और 18% से वो यहाँ पे विन कर रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेटा इन गिवन क्वेश्चन दैट इज 1530 1530, है ना? तो 18 नंबर 153 होते हैं, सॉरी 17 नंबर होते हैं, 18 नहीं होते। चलो 19 निम्मा 17 निम्मा 153 होती है, बात बिल्कुल ठीक है। चलिए, अब 18 से आप देखेंगे तो 8 से आप अगर डिवाइड लगाएंगे तो 18 से अगर आप डिवाइड लगाने का रुख करेंगे तो दैट इज, प्लीज चेक द कैलकुलेशन एज वेल अगेन, है ना? चलो, तो कितना आएगा भाई मेरे? डिवाइड लगा लीजिए। 18 8 144 होते हैं आई थिंक, है ना? बिल्कुल ठीक है। बचेगा कितना? 9 18 5 90, तो ये आएगा 85, है ना?
कितना आएगा एक यूनिट की वैल्यू 85। 18 पंजे 18 टिक 144, 9 बचेंगे और 0 लेंगे तो 18 पंजे 90। 1% की वैल्यू आपका वोट आ रही है भाई साहब 85। आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। 100% कितना हो जाएगा 85,000। अगर 1% 85 के इक्वल है तो 100% किसके इक्वल होगा भाई 85 इंटू 100 दैट इज 85,000। सॉरी 1000 नहीं बोल सकते 8500 बाई मिस्टेक 1000 बोल गया। चलिए सॉरी उसके लिए अगेन। फटाफट बता दीजिए आप में से किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो आई एम वेटिंग फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड योर काइंड रेस्पॉन्स। चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करें आगे। कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं, आगे चलते और जरा समझने की कोशिश करते। और ये चीज ध्यान रखिएगा अगर आप चीजों को समझ पाते हैं अच्छे से कर पाते हैं तो ये भी अच्छी बात है आप सभी के लिए। ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% वोटर्स डिड नॉट देयर कास्ट देयर वोट, है ना, एंड लूजर गेट 40% ऑफ पोल्ड वोटर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, ये बहुत अच्छी बात है, ये समझने वाली चीज भी है। एंड विनर वन बाय मेजॉरिटी ऑफ 780 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। अपन मानेंगे कि 100 आपकी टोटल वोट्स थी जिनमें 5% डिड नॉट वोट, तो यू विल गेट 95 और आपका 95 क्या होगा पोल्ड वोट होगा, जिसमें बोल रहा है कि लूजर गेट 40% पोल वोट एंड विनर वन बाय मेजॉरिटी। तो यहाँ पे मुझे कॉमन सेंस बताओ कि आप बताओ 40% अगर लूजर को मिलेगा तो विनर को कितना मिलेगा भाई, विनर को मिलेगा 60%। कितना मिलेगा 60%। अब बेटा विनर होगा कितने परसेंट से 20% से, लेकिन इसकी वैल्यू एग्जाम में डिफरेंट गिवन है। क्या गिवन है तो देखो दैट इज 7980 7980। तो अब 0 से 0 खत्म कर देंगे, है ना, बिल्कुल। 2 से डिवाइड लगाएंगे 2 3 6 बचेगा 1, 2 नाम 18, 2 नाम 18, 399 1% की वैल्यू है ना। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वोटर्स। अगर 95 यूनिट की वैल्यू कितनी है, सॉरी 1% की वैल्यू कितनी है 399, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 39,900। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि ये 100% जो है ये कौन से वोटर है जिन्होंने विन और लॉस को डिफाइन करा है, लेकिन उसने पूछा टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो हम बोल सकते हैं कि 95 यूनिट की वैल्यू है 39,900। तो हमको पहले एक यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो 399,000 और यहां से आपको जब 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप तो 399,000 डिवाइडेड बाई 100 और डिवाइडेड बाई इधर 95 आएगा पहले, then 95 into 100, है ना। आप इसे आगे सॉल्व करेंगे दैट इज इजी कंसेप्ट, है ना। कैसे करेंगे भाई तो ध्यान से देखिएगा। आप इसको 5 से डिवाइड करिए 20 आएगा, इसको 5 से ब्रेक करिए 19 आएगा और 19 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। 19 दूनी 38 होते हैं ना, यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 19 दूनी 38 होते हैं। तो आप यहाँ पे 2 टाइम्स डिवाइड जाएगा, पहले एक बचेगा 19 1 19 और यहाँ पे 2 0 हैं और बाद में यहाँ पे 20 लिखा है, ठीक है। क्योंकि 19 से आपने 19 दूनी 38 के बाद एक रिमाइंडर आएगा 19 पंजा 19, 2 0 है। 20 का 21 दूनी कितने होते हैं तो 42 और 3 0 बाद में आ जाएगा। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी आएगी वोटर लिस्ट की 42,000। अगर उसने एक क्वेश्चन ये पूछा होता टोटल पोल्ड वोटर्स कितने आएंगे, पोल्ड वोटर्स वही है जिनसे हार जीत होती है ना, प्लस इनवैलिड, लेकिन इनवैलिड है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 100% की जो वैल्यू आई थी 95 की जो वैल्यू थी यही पोल्ड वोटर्स थे, है ना। तो 100% हमने कंसीडर करा था 39,900 के बराबर, यही हमारे पोल्ड वोटर्स थे। अगर पूछ लेता तो जवाब हो जाता, ठीक है।
आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। कैलकुलेशन समटाइम्स गेट टू टफ, कि आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन सच ये क्वेश्चन आसान था, है ना। समटाइम्स कैलकुलेशन इज अंडर सॉरी आउट ऑफ योर कैलकुलेटिव अप्रोच। कई बार आप टाइम ले जाते हैं, लेकिन आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये आसान सी बात थी। चलिए आगे चलते, नेक्स्ट प्रोसीड करते भाई साहब। समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं मान के चलता हूं कि बेसिक सी बातें हैं, और जिन पे अगर आप खरे उतरते हैं, ये सारी की सारी चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट एंड 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। ये बात बहुत जरूरी है कि जो इनवैलिड हुआ है वो किसका है, ये बात गिवन है पहले से, टोटल वोट्स का है। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर 100 वोट है तो 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है, ये 10% चले गए। 10% लोग टोटल वोट का क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो टोटल जो वन होगा वो 80 वोट से होगा, बिकॉज 20% वोट तो जा चुके हैं, ठीक है। एंड द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% वोट। 60% अगर विनर को मिलेंगे तो लूजर को कितने मिलेंगे भाई, 40%। एंड वन बाई 3520 वोट। तो आप जरा बता दीजिएगा, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वोटिंग लिस्ट। ये अच्छी बात है, फिर से आपसे 100 यूनिट की वैल्यू पूछी, तो पहले आप 80 की निकालेंगे। तो देखो आप ध्यान से देखिए कि 80 यूनिट का 60% निकालेंगे 48 आएगा भाई। 80 का 60%, 8 की 48 आएगा, और ये कितना आएगा 32। तो अब कितने परसेंट वोटों से विन हो रहा है वो आदमी, यहाँ पे परसेंट नहीं, अब तो यूनिट निकाल ली हमने। एक तो हम 20% के साथ कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन इस बार कैलकुलेशन बचाना चाहते हैं, डायरेक्टली वोट की वैल्यू निकाल लेते हैं इस केस में। तो आप देखिए 32 से 48 हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग 16 वोट से विन करेगा। 16 दूनी 32 होते, 16 थी 48 होते, लेकिन वहां पे विन कर रहा है 3520 वोट से। एक वोट की अगर आप वैल्यू निकाल पाते हैं, 100 की आप आसानी से निकाल पाएंगे, है ना। चलिए तो 16 का भाग लगा दीजिए, 16 दूनी 32 होते, 3 बचेंगे, 16 दूनी 32 होते, 220 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू अगर 220 वोट आ रहा है, तो हमने टोटल कितने वोट माने थे, बिकॉज आपसे टोटल पूछा है, वोटिंग पूछता तो ये बता देता, है ना। चलिए तो 220 में मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो यू विल गेट 22,000, यानी 22,000 इज द टोटल वोटिंग populations as the location where the election was conducted, ठीक है। I think there is no issue here. Right now we are going to proceed for the next question. Please solve. चलो next question 48, that is telling in an election between two candidates 15% voters did not cast their votes, 20% of polled voters were declared invalid, है ना। अब यहाँ पे जो चेंज है पहले क्वेश्चन में, बिकॉज ये 20% पोल्ड वोट का है और वहां पे टोटल वोट का था, ठीक है। तो कह रहा है विनर गॉट 75% ऑफ वैलिड वोट्स, दी वन बाय द इतने वोट्स, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। ट्राई टू गेट सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट एज वेल। ध्यान से समझिएगा, 15% वोटर्स ने वोट ही नहीं दिया। 100 अगर लोग हों पॉपुलेशन में, तो 15 अगर वोट नहीं देंगे तो वोट देंगे कितने, 85। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं टोटल वोटर है, यहाँ पे पोल्ड वोटर है। अब बोल रहा है 20% ऑफ पोल्ड वोटर्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 85 का 1/5 निकालेंगे तो 17 आएगा। 17 जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए, क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। तो कितने बचेंगे, है ना। तो आप देखिए 12 में से 5, 15 में से 7 गया 8, यहाँ पे 7 में से गया 6, 68 वोट। 68 वोट के साथ आपका इलेक्शन में जीत और हार हुई है, और बोला जा रहा है कि विनर गेट कितना, 75%। तो विनर को 75 मिलेंगे, लूजर को 25 मिलेंगे। तो 75% का मतलब 3/4 होता है।
तो 17 वोट तो मिलेंगे विनर को, और बाकी के जितने वोट होंगे 17 वोट होंगे वो किसको मिलेंगे, वो लूजर को। तो आप बताइए विनर जीता कितने वोट से। 17 से आप 51 जाएंगे तो मेरे हिसाब से 34 वोट से, 34 यूनिट से वो जीतेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही विन बाय 8500, तो 85 और यहाँ पे 00, तो एक की वैल्यू निकालेंगे आप, तो यू विल गेट फॉर दी कैलकुलेशन आफ्टर इट 34 दूनी 68 होते हैं, है ना। तो कितना बचेगा भाई 17, और अब 0 लेंगे तो 34 पंजे 170 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे 250 टाइम्स ये आपका 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। अगर एक यूनिट 250 है तो आपसे पूछे व्हाट इज द टोटल वोट, तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 250 का, यू विल गेट 25,000 वोट्स। क्या जाएगा भाई, यू विल गेट 25,000 वोट्स, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द फाइन एंड करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट फॉर द क्वेश्चन वी विल गेट प्रोसीड फॉर द, चलिए 49, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बोल रहा है राहुल स्पेंड 23% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस रेंट, 22% ऑन चिल्ड्रंस, 10% in insurance policy and 12% in other expenses, and saved rupees इतना, what is the total income। देखिए सबसे पहले आप समझ लिए कि ये आपका रिमेनिंग पे परसेंटेज नहीं दिया है, तो ओवरऑल परसेंटेज है। तो आप एक बार जो एक्सपेंडिचर्स के हैं टोटल, उनको आप एक बार बता देख लीजिए। तो पहले राहुल ने 23 स्पेंड करा है इनकम का हाउस रेंट पे, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है 22% एक्सपेंड ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, तो 22% एक्सपेंड ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, फाइन। नेक्स्ट 10% इन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो 10% गो फॉर द इंश्योरेंस, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाद में अलग से पैसा खर्च नहीं होगा, पॉलिसी वाले देख लेंगे, स्मार्ट होते हैं इंडिया के लोग। इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। 12% इन अदर एक्सपेंसेस, तो ओवरऑल इतना उसने एक्सपेंडिचर कर लिया 100%। जरा देख लेते हैं कितना हो गया। ये हो गया 5 और 2 7, 4 और 2 6, 67% he has already expended. So now remaining percentage of his income will be 33% in the amount that is 10230। आप अगर सॉल्व करेंगे तो 33 से आप अगर डिवाइड लगाएंगे तो 99 होते हैं, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 310। जब आप 1% की वैल्यू 310 आएगी, तो आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल इनकम, तो दैट इज 31,000 हो जाएगी। कितनी, 31,000, बिकॉज 1% अगर आपका 310 के बराबर है तो 100% इनकम हमने कंसीडर करी थी, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 310, इट विल गेट 31,000 यानी 31,000। गिवन इन ऑप्शन नंबर सी विल बी द फाइन एंड करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। देखिए 50, a man spent 24% of his income on house rent। ध्यान से समझना, 25% of remaining on children's education, 33 1/3% of remaining insurance policy and 50% of remaining in the other expenses। यहाँ पर जो अलग टर्म है दैट इज रिमेनिंग, और जब रिमेनिंग शामिल होगा तो आप ये बात मान के चलिएगा कि क्वेश्चन में आप सक्सेसिव मेथड की तरफ आगे जाएंगे, बिकॉज वो रिमेनिंग वैल्यू के साथ ही लगता है। तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई, तो 24/100 करोगे तो आप इसको अगर 4 से ब्रेक करोगे तो 6/25 आएगा। तो अगर
उसने 25 में से 6 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा उसके पास? 19। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद बोल रहे 25% रिमेनिंग ऑन एजुकेशन, वो भी चिल्ड्रन का। तो 4 में से उसने 1 यूनिट खर्च कर दिया तो कितना बचेगा उसके पास? 3 यूनिट। आगे बोल रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी पे उसने खर्च करा है 30.1/3%, दैट इज इजी कंसेप्ट। तो इसका मतलब 1/3, तो 3 में से 1 एक्सपेंड करेगा तो कितना बचेगा? 2। नेक्स्ट टेलिंग इन द रिमेनिंग इंश्योरेंस पॉलिसी 50%, तो अगर 2 में से 1 खर्च करेगा तो बचेगा कितना? 1। एंड हिज स्पेंड, टोटल एक्सपेंस उसका कितना हो चुका है? 11,780 ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, है ना। तो अब मेरा सवाल है एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता था कब? जब स्टार्टिंग या लास्ट के इनकम और सेविंग्स का कुछ उसने रेशियो गिवन होता। लेकिन इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चिल्ड्रन एजुकेशन और इंश्योरेंस पॉलिसी का एक साथ दिया है, तो आप इसके साथ न जाके आप शॉर्ट में जा सकते हैं कि अगर उसके पास 100 रुपए कोई चीज है तो उसका उसने क्या करा है? 24% आप निकालेंगे तो 24 होगा, सीधा सीधा बात। उसने खर्च कर लिया तो 76 बचेगा उसके पास। और वो जो 24 खर्च हुआ है किस पे खर्च हुआ है? दैट इज हाउस रेंट पे खर्च हुआ है। ठीक है। अब 1/4 हो जाएगा 25% का मीनिंग, तो 19 चौके 76 होते हैं, तो इसका 1/4 निकालोगे तो दैट इज आएगा 19। 19 किस पे एक्सपेंड हुआ है? दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन, दैट इज चिल्ड्रन एजुकेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो 76 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 19 से 57, आई थिंक। बिल्कुल ठीक है। आगे बोल रहा है 1/3% ऑफ रिमेनिंग इंश्योरेंस, तो इसका 1/3 कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 33 से 1/3 का 1/3 का मतलब 19 से 57, तो 19 आ जाएगा फिर से। और ये 19 खर्च हो रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी, इस पे खर्च हो रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, है ना। आगे तो कितना बचेगा? तो 19 दूनी 38 बचेगा, है ना। आगे बोल रहा है कि इसका भी 50% उसने खर्च करा है अदर्स पे, तो इसका 50% 1/2 कितना हो जाएगा? 19। तो ये खर्च होने के बाद कितना बचेगा? 19। अब कह रहा है इफ ही एक्सपेंड इतने यूनिट ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर, तो जरा बताओ कि चिल्ड्रन एजुकेशन पे उसने 19 यूनिट खर्च करा था और यहाँ पे इंश्योरेंस पे भी 19 यूनिट खर्च करा है, टोटल कितने यूनिट उसने एक्सपेंडिचर करा है दोनों पे मिला के? तो 38 यूनिट। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर ही स्पेंड कितना? 11780। तो देखिए 38 गुणा 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 30 या 90, 8 या 24, 114। तो आपका यहाँ पे 3 टाइम्स गया, बचेंगे 3, 38 सेकंड 38 और बाद में 0। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके 310 आ चुकी है। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल इनकम राइट नाउ, वी आर आल्सो गो फॉर द सेम आंसर 31,000 एज वेल द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आसान था। इस पैटर्न से हम कब कर सकते थे? जब आपको यहाँ पे स्टार्टिंग का दिया होता और लास्ट में सेविंग में से कोई एक देके दूसरा पूछता, बता देते। लेकिन यहाँ पे उसने मिडिल में दे दिया है, 2 चीजों का एक्सपेंडिचर दिया है, इसके लिए हमको सेपरेट वैल्यू का पता होना मैंडेटरी है, तब आप आसानी से जा सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, कौन से पैटर्न की बात कर रहा है? सेम पैटर्न की बात कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और है, हल्का सा इसमें चेंज है, तीनों कॉन्सेप्ट हमने देख लिए एक ही क्वेश्चन के साथ। देखने को इन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर भी सकते थे लेकिन नीड ही नहीं है। देखो क्वेश्चन कह रहा है उमेश स्पेंड इतने % ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। 100 में से उसने 20 अगर एक्सपेंड कर दिया किस पे? हाउस होल्ड पे, तो उसके पास रिमेनिंग होगा 80। अब बोल रहा है आउट ऑफ रिमेनिंग 25% स्पेंड ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, है ना। तो इतने में से रिमेनिंग में से 25% चिल्ड्रन पे खर्च करा है, 15 ट्रांसपोर्ट पे करा है, फिर से उसने 15 किस पे करा है? और दैट इज
मेडिसिन पे करा है, 10% एंटरटेनमेंट पे करा है। टोटल परसेंटेज देख लीजिए, 25% स्पेंड ऑन दी चिल्ड्रंस एजुकेशन, है ना। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है 15% ऑन ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट 15% ऑन दी मेडिसिन, नेक्स्ट 10% ऑन दी एंटरटेनमेंट, यानी कि मनोरंजन, है ना, एंटरटेनमेंट। तो टोटल अगर आप उसका एक्सपेंडिचर देखेंगे तो 25 और 30 कितना हो गया, 55 और 10 65, 65% ही हैज एक्सपेंडेड हर रिमेनिंग इनकम, है ना। ठीक, बचे हुए में से उसने 60% और एक्सपेंड कर दिया, तो लेफ्ट कितना होगा 35, और किसका होगा वो 80 का। तो 80 का 35% उसके पास रिमेनिंग है अकॉर्डिंग टू अस, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग ये कितना है, दैट इज 9800। इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो जरा दिमाग लगाइएगा। अब देखिएगा, आप इसे अगर काटेंगे तो 7 से काटेंगे तो भाई साहब ये हो जाएगा 14 7 98, इसको 7 से काटेंगे हो जाएगा 5, 0 से एक 0 आप यहीं पे ब्रेक कर लीजिए, 5 और 8 हो जाएगा आपका 40, और 10 से काटेंगे तो 4, इधर ओवरऑल 4 आ जाएगा, और 4 से आप इसको ब्रेक करेंगे 2 0 को तो 25, एक यूनिट की वैल्यू आएगी आपकी निकल के कितनी, 25 गुना 14, तो 25 गुना 10 करेंगे तो 250, 25 गुना 100 करोगे तो 350 आ जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 350। तो हमने उसकी इनकम कितनी मानी थी 100 ना, हमने उसकी टोटल इनकम कितनी मानी थी 100। अगर एक यूनिट आपका 350 के इक्वल है तो जरा बता दीजिए 100 यूनिट कितने के बराबर हो, तो 35,000। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा था, है ना। यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, बिकॉज समटाइम्स यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसी गिवन होती है जिनके बेस पे सॉल्यूशन पैटर्न बदल जाता है। वहां पे हर बार रिमेनिंग लगा था तो हमने रिमेनिंग निकाला, लेकिन इसने बोल दिया कि आउट ऑफ रिमेनिंग जो बचा है, अब उसके बाद सारा रिमेनिंग पे नहीं है, उसके बाद 25% चिल्ड्रन एजुकेशन पे करा है, अब जो बचा है उसका नहीं, जो है पहले से उसी का 15% ट्रांसपोर्ट पे एक्सपेंड कर रहा है, एंड आफ्टर उसके बाद वो 15% फिर से मेडिसिन पे एक्सपेंड कर रहा है, देन 10% ऑन द एंटरटेनमेंट, यू विल गेट द नाउ लेफ्ट ऑन ₹9800, व्हाट इज द मंथली इनकम, है ना। तो ये आसान सी बात है, बिकॉज इट मे बी पॉसिबल दैट इज द इनकम गिवन बाय मंथली, बट इट्स नॉट टोल्ड इन द क्वेश्चन राइट नाउ कि वो मंथली ही है, तो अपन कंसीडर करेंगे दैट इज द गिवन वैल्यूज आर कंसिडरेबल एज वेल मंथली इनकम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपन आगे चलेंगे तो समझेंगे, और आई थिंक ये दैट इज द नेक्स्ट पैटर्न, है ना। इस बात को समझेंगे, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन पूछा भी बहुत ज्यादा गया एग्जाम में, और छोटे लेवल के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए जरा देख लीजिए एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से समझेंगे अपन कंसेप्ट और क्या कहता है कंसेप्ट। तो मान लीजिए कोई एग्जाम है ना, अगर इस एग्जाम में मान लेते 2 कैंडिडेट ने अपीयर हुआ है, 2 कैंडिडेट ने अटेम्प्ट करा इस एग्जाम को, दैट इज ए एंड बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस केस में ए अगर 14% मार्क्स लेके आता है, उसके बावजूद भी ये 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। कितने से फेल हो जाता है, 20 मार्क्स से। एक तरफ आपका बी जो है 22% मार्क्स लेके आता है, और जितने मार्क्स उसे पास होने के लिए चाहिए थे, यहां तो भाई साहब फेल हो रहे हैं ए वाले, लेकिन ये 22% मार्क्स लेके आने पर
ठीक है, ये 20 मार्क्स से पास हो जाते हैं, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा लेके आते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अगर अपने को पासिंग लाइन या बाउंड्री लाइन के पास जाना है, क्योंकि पास तो आप एक बाउंड्री लाइन के पास हो जाते हो, तो अगर 14% ए लाया है, उसमें अपन अगर 20 मार्क्स ऐड कर देंगे तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली। ये एक ही स्टोरी है, लेकिन बोल रहा है कि बी जो है वो 22% लेके आ रहा है, लेकिन 22% लाने पे वो जितने मार्क्स उसको पासिंग के लिए चाहिए उससे 20 एक्स्ट्रा ले आए। बोल सकते हैं अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू पे जाना है तो 20 मार्क्स यहाँ पे माइनस करेंगे, तो अब बाउंड्री लाइन पे आ जाएंगे लौट के, जहां बिल्कुल पास ही होते हैं। और ये दोनों वैल्यू आपस में कैसी है, इक्वल है, बिकॉज ये दोनों वैल्यू इस लाइन को डिफाइन करती है जो पासिंग लाइन है। कौन सी लाइन है भाई, ये पासिंग परसेंटेज लाइन है, ये इस बात को डिफाइन करती है। तो कहने का मतलब ये ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कभी मिलेगा तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो इंसान फेल हो रहा है उसको उतने मार्क्स दे दीजिए, और जो पास होने के बाद एक्स्ट्रा लेकर उसके उतने मार्क्स माइनस कर लीजिए, और दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में इक्वल हो जाएंगे ऐसा करने के बाद। चलिए, तो इस बात को क्वेश्चन से आसानी से समझेंगे। एग्जामिनर बोल रहा है कि जो प्रखंड है वो 49% मार्क्स लेके आ रहा है ना, उसके बाद 7% मोर देन पासिंग मार्क्स। Sumit got 30% marks and failed by 30 marks. What is the score Amit if he get 50 marks less than maximum marks? ध्यान से समझिएगा, जो आपका प्रखंड है वो 40% मार्क स्कोर करता है इन एग्जामिनेशन विच इज 7% मोर देन मार्क्स, है ना। तो अपन कह सकते हैं कि अगर कोई 49% लेके आ रहा है और वो पासिंग मार्क्स से 7% मोर देन है, तो पासिंग परसेंटेज कितना रहा होगा, तो पासिंग परसेंटेज 42% रहा होगा, है ना। ये वैल्यू किसकी है, पासिंग परसेंटेज है। ये बात उसने बोली है कि जो आपका प्रखंड है 49 लेके आता है, लेकिन वो 7% ज्यादा लेके आ रहा है पासिंग परसेंटेज से। आगे बोल रहा है वाइल सुमित गॉट 34% एंड फेल्ड बाई 30 मार्क्स। अब सुमित ने क्या करा, सुमित ने बेचारे ने 34% स्कोर करा, तो जरा बताइए कि फेल कितने परसेंट से होगा, 8% से फेल होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ही फेल्ड 30% मार्क्स एज वेल। कितना, 30%। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 30% मार्क्स, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 30/8। एक परसेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 30/8। ठीक है, तो 100% की कितनी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 30/8 मल्टीप्लाई बाई 100, यू विल गेट 12.5 हो जाएगा। इससे ब्रेक ये, तो 0 से 0 खत्म, 125 गुणा 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 375, है ना। ठीक है, 375 आपका टोटल स्कोर आ गया उसमें। अब बोल रहा है व्हाट इज द मार्क्स स्कोर बाय अमित इफ ही गॉट 50 मार्क्स लेस देन मैक्सिमम मार्क्स, है ना। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर वो 50% लेस करता है तो मैक्सिमम कितना आ रहा है, 375। इसमें से आप कितना माइनस करेंगे, 50 माइनस करेंगे, तो अमित कितना स्कोर करेगा, 325। और ये किसका स्कोर होगा भाई, अमित का स्कोर होगा। दैट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, है ना। तो आई थिंक फाइन, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। दैट इज द क्वेश्चन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल टू सी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आसान है। देखने में जरा घुमा के 2 3 4 5 लोगों की बात कर ली, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि हरामी इतनी जल्दी इतने क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेगा एक साथ। चलो, लेकिन कोई बात नहीं। देखो, अगला क्वेश्चन बड़ा आसान है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो पैटर्न मैं आपको एक्चुअली समझाना चाह रहा था वो पैटर्न यहां से भी बनता है। सेम क्वेश्चन है, विनीत स्कोर 64% मार्क्स इन एग्जामिनेशन which is 8% more than passing marks. So we can consider that the passing marks will be 38%.
क्योंकि 8% पासिंग एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, वो 46% मार्क्स है, तो इट विल 38% पासिंग स्कोर। ठीक है, आगे बोल रहा है सुमित गॉट 54% मार्क्स एंड पास बाय 40 मार्क्स। तो अपन बोल सकते हैं कि अगर वो 54 लेके आ रहा है, 38 से 54% जितना एक्स्ट्रा है उतने ही मार्क्स भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं। देख लीजिए 16% एक्स्ट्रा है और वो मार्क्स में कितना है, 40 है, 40 मार्क्स हैं, 16% एक्स्ट्रा मार्क्स में आ रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पे बोल सकते हैं 4% की वैल्यू आपकी कितनी है, 10। तो 100% की कितनी हो जाएगी, तो आप जानते हो 25 गुणा 4 करोगे तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पे 250 आ जाएगा। तो मैक्सिमम स्कोर उस एग्जामिनेशन का 250 mm। आपसे पूछा है व्हाट इज द मार्क्स स्कोर्ड बाय नितिन इफ गॉट 20% मार्क्स लेस देन मैक्सिमम मार्क्स। तो नितिन मैक्सिमम से 20 कम लेके आता है, मैक्सिमम कितना, 250। तो आप जरा बता दीजिएगा कि 20 कम के बाद 230 बनेगा, तो नितिन कितना लेके आएगा, नितिन लेके आएगा 250, मैक्सिमम है, -20 कर लीजिए तो 230 आएगा। बेसिक बात है, बाकी तो कंसेप्ट में तो टोटल मार्क्स ही निकालने का कंसेप्ट है। ये तो बच्चों वाला खेल है कि इतने कम लेके आता है तो बताओ कितनी लेके आएगा। तो अगर आपको टोटल मार्क्स निकालना आता है तो ये बचपन का खेल है। चलिए जल्दी बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो, है ना, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और मैं मान के चलूंगा, है ना, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट अपन एक सेशन और रखेंगे, इसमें 10 से 12 क्वेश्चन और बचे आपके, इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सेम पैटर्न है, ये आपने सॉल्व इट सेल्फ, है ना, सॉल्व योर सेल्फ, है ना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो अपन देखेंगे, उसके बाद कंसीडर करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ। इतना प्यार देने के लिए। आपका एक सेशन और बचा है परसेंटेज का, उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद अपन एसआई और सीआई, इसके बाद जो भी टॉपिक्स आपके बचे होंगे उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर योरसेल्फ, जय हिंद, लव यू ऑल।